सभी स्वदेशी बहनों एवं भाइयों को सादर नमस्कार। आज हम स्वदेशी जागरण मंच पूर्वी उत्तर प्रदेश द्वारा जन चौपाल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समसामयिक विषयों पर ख्यात प्राप्त विद्वानों द्वारा अपने अपने विचार रखे जा रहे हैं, जो कि स्वदेशी आंदोलन को तीव्रता प्रदान करने में सहायक होगा। साथ ही चीनी वस्तुओं के प्रयोग न करने के लिए भी प्रेरणा देगा। आज देवदूत निवेशक या हेरिटेज विलेज इन्वेस्टर विषय पर अपने विचार रखने का गौरवपूर्ण अवसर प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं स्वदेशी जागरण मंच पूर्वी उत्तर प्रदेश को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस जन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए स्वदेशी जागरण मंच बलिया ने 2015 में बलिया से ही अगस्त क्रांति के दिन चलो गांव की ओर कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उसको हर घर और हर गांव तक पहुंचाने के लिए एक मिस्ड कॉल नंबर लॉन्च किया गया है, जो ज्वाइन स्वदेशी जन आंदोलन के रूप में है। आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप 8929208080 पुनः एक बार ध्यान से सुन लें, नोट कर लें। 8929208080 पर मिस्ड कॉल करें और अपने ही घर में बैठकर स्वरोजगार की संभावनाओं की तलाश करें। बहुत ही सौभाग्य है कि राष्ट्र ऋषि दंतोपंत ठेंगड़ी जी के जन्म शताब्दी वर्ष का संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख से निकले लोकल शब्द के उच्चार से घर घर में स्वदेशी भाव का जागरण बढ़ेगा और उनके द्वारा जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज भारत के 6,30,000 गांवों के लोगों को लाभान्वित करेगा, यह पंडित दीनदयाल जी के विकेंद्रीकरण आर्थिक व्यवस्था का उद्घोष है। स्वदेशी जागरण मंच 1992 से ही सभी देशवासियों से आग्रह कर रहा है कि जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी, जब बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे, देसी गैया घर में लाएं, बीपी शुगर दूर भगाएं। पुनः इस नारे को एक बार दोहरा देता हूँ। जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी, जब बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे। क्या हो गया? हम सभी जिनसे प्रेरणा लेकर नित्य कार्य करते हैं, परम पूज्य सर संघ चालक जी ने हम सभी को स्वदेशी अपनाओ और स्वदेशी बनाओ का संकल्प कराया है। इसको हमको अक्षरशः अपने जीवन में उतारना है। इस हेतु स्वदेशी जागरण मंच पूर्वी उत्तर प्रदेश अपने गांव अभियान को लोकल एक्टिंग और विलेज थिंकिंग के उद्घोष को स्वदेशी चौपाल कार्यक्रम पिछले 15 दिनों से चला रहा है। हमें ध्यान रखना है कि लोकल एक्टिंग और विलेज थिंकिंग माने जो स्थानीय स्तर पर जो चीज़ें हैं उनको ग्रामीण परिवेश में किस प्रकार से सोचा जाए, इसको हमको मनन और चिंतन करना है। इस संबंध में सभी लोगों को यह अवगत कराना चाहूँगा कि मैं भी सरकारी सेवा में था और 2015 में सेवानिवृत्ति के उपरांत मेरे द्वारा निर्णय किया गया कि अब आगे की ज़िंदगी गांव में ही गुजारी जाए। वहाँ पर रह करके ग्रामीण परिवेश के अनेक क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है, उनमें अपना छोटा सा प्रयास किया जाए और उनको पटरी पर लाने का सार्थक प्रयास किया जाए। उसी क्रम में मैंने एक विद्यालय खोल करके, जिसमें करीब 35 से 40 लोगों को रोजगार मिला हुआ है और वर्तमान में वहाँ पर करीब 500 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि उन्हें प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ उनमें हुनर का विकास किया जाए। इसके लिए विद्यालय खुलने पर
ऐसी प्रयोग धर्मिता विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है जिसके माध्यम से उनमें आत्मविश्वास बढ़े। इसके लिए विद्यालय में योग, संगीत, प्राकृतिक चिकित्सा, हस्त निर्मित वस्तुएं आदि अनेक क्षेत्रों में उन्हें चुनने हेतु उनको प्रेरित किया जाता है। इसी हेतु स्वदेशी जागरण मंच बलिया, जिनमें बलिया, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, देवरिया आता है, इन जनपदों के सभी बंधु भगिनी से आग्रह है कि वे निसंकोच भाव से अपने पैतृक गांव पर परमार्थ के कार्य हेतु आकर शिक्षा, स्वास्थ्य, एमएसएमई सेक्टर तथा अपने ग्राम एवं क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार कोई भी व्यवसाय शुरू करें तो उन्हें स्वदेशी जागरण मंच बलिया कंधे से कंधा मिला करके सहयोग करेगा और कोई भी कठिनाई होगी तो उसको प्रयास करेगा कि उससे उसको पार किया जाए। इसी क्रम में देवदूत निवेशक से सभी लोगों से आग्रह किया जाता है कि अपना अपना बहुमूल्य सुझाव दें। देवदूत निवेशक से हमारा आशय ऐसे बंधु भगिनी से है जो अपना बाल्यकाल एवं एलिमेंट्री एजुकेशन ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों से प्राप्त कर अपने परिश्रम एवं कर्मठता से आज सफलता के शीर्ष पर है। उन सभी महानुभाव से स्वदेशी जागरण मंच विनम्र आग्रह करता है कि अपनी दक्षता क्षमता का उपयोग करते हुए अपने पैतृक गांव एवं क्षेत्र के विकास में अमूल्य सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें। इससे गांव का जो विकास होगा ही और आपके भी जीवन में आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी। इस परिप्रेक्ष्य में मुझे यह भी कहना है कि हमसे अधिक योग्यता संपन्न लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर गांव से जुड़े हुए होंगे, जो देश के विभिन्न महानगरों में रहते हुए रहते हैं। उन सभी बंधु भगिनी से करबद्ध निवेदन है कि आप थोड़ा सा यत्न कर अपने जीवन की सभी सुख सुविधाओं को भोगते हुए प्रयास करें कि अपने क्षेत्र एवं गांव में कम से कम 5 से 50 लोगों तक का रोजगार का सृजन करने का काम करें। इससे यह होगा कि जो लोग यहाँ पर अनावश्यक रूप से पलायन कर रहे हैं उनको यहीं स्थानीय स्तर पर कार्य मिलेगा और वो अपने स्वरोजगार की तरफ भी प्रेरित होंगे और एक सामाजिक दायित्व का भी बोध आप में होगा। यही सपना माननीय गांधी जी और ने अपने ग्राम स्वराज में देखा था। इसी प्रकार बाबू जयप्रकाश नारायण जी ने भी सर्वोदय के दर्शन के द्वारा दिए गए थे। पंडित दीनदयाल जी ने भी एकात्म मानव दर्शन में भी इस प्रकार की बातें कही थी। अंत में नानाजी देशमुख ने भी ग्रामोदय के रूप में अपने उत्थान करके बाधा को पूरे विश्व पटल पर ला करके रख दिया। भारत में आर्थिक असमानता एवं क्षेत्रीय असमानता के कारण कुछ क्षेत्रों का अधिक विकास हुआ तो कुछ क्षेत्र जो है विकास की दौड़ में पीछे रह गए। 2019 की जारी प्रवासन संबंधी रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र प्रवासियों के लिए सबसे आकर्षण का स्थानों में से एक है। महाराष्ट्र में प्रवासी लगभग 5 करोड़ 74 लाख हैं, जिसमें 27.5 लाख उत्तर प्रदेश से है। यह संख्या बहुत ही बड़ी है। यदि गरीब बच्चों के उचित शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली की आपूर्ति, आवास, सड़क संचार जैसी बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए तो लोगों को पलायन करने में कोई कमी आएगी। साथ ही स्वरोजगार करने की तरफ भी लोगों का झुकाव बढ़ेगा। इसके लिए सरकार के स्तर से भी प्रयास करना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि अभी हमारे एक कार्यकर्ता द्वारा एक मैगी और ये क्या नाम है सूप टाइप का एक छोटा सा फैक्ट्री खोला गया है मुद्रा योजना से लोन लेकर के। उसको तरह तरह की परेशानियां पुलिस विभाग द्वारा, खाद्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे वो परेशानी में पड़ गया है और वो व्यवसाय करने से पीछे हटने का प्रयास कर रहा है। ये ऐसे कामों के लिए गवर्नमेंट स्तर से ये सुझाव कार्य होना चाहिए कि 1 विंडो क्लियरेंस होना चाहिए और रेड टेपिज्म से भी लोगों को मुक्ति दिलाए, जिससे कि देवदूत निवेशक जो है आसानी से आकर के अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर सके।
इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। अब मैं हर जिले की ब्लॉक की तहसील की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं और अपनी अपनी संभावनाएं हैं, जिसको दृष्टिगत करते हुए अब रूरल बिजनेस मॉडल की आवश्यकता है। माने जो हर गांव का आदमी है वहाँ पर क्या बिजनेस स्थापित हो सकता है, वहाँ पर किस प्रकार के रोजगार का सृजन हो सकता है, जो लोगों को बाहर ना जाना पड़े और वहाँ पर अपनी उस काम को करके वहाँ का अपना आर्थिक विकास जो है बढ़ा सके। अब कुछ गांव जो ऐसे भी हैं जो कि नदियों के किनारे बसे हुए हैं, वहाँ पर हर साल बाढ़ की आने वाली समस्या है। अब इस बाढ़ को किस प्रकार से, बाढ़ की विभीषिका को कम किया जा सकता है, इसका कोई उपाय है, इसके बारे में भी जो देवदूत निवेशक हैं, बहुत से लोग इस विषय में विशेषज्ञ होंगे, उनको अपने तरफ से इस बारों में सोच करके सरकार को और स्वदेशी जागरण मंच दोनों को अपनी अपनी बहुमूल्य सुझाव देने चाहिए, जिससे कि लोगों का जीवन थोड़ा आसान हो। गांव जो गंगा के किनारे बसे हैं गांव, क्या वहाँ पर गो संवर्धन के केंद्र स्थापित कर दूध उत्पादकों का जो उत्पादन है वो बढ़ाया जा सकता है और उनके द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है उसका विक्रय सही मूल्य पर कराया जा सके। इस प्रकार की योजना के भी सोचने की आवश्यकता है। अगर ये साथ ही जो दूध का सह उत्पाद है उसके तैयार करने में भी लोगों को मदद करनी चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा। अभी जैसे कोरोना जब से हुआ है तब से जो भी लोग दूध उत्पादक हैं वो अपना दूध बेचते थे। अब चूंकि मिठाई और चाय सबकी दुकानें जो है बंद हो गई हैं, अब उनके पास कोई साधन नहीं है। उनका जो लोग बिलो पॉवर्टी नहीं थे, ऊपर थे, अब वो बिलो पॉवर्टी लाइन में नीचे आ गए हैं। उसका कारण ये है कि चूंकि उनको दूध से सह उत्पाद बनाने का कोई साधन मालूम नहीं है और न ही कोई जानकारी है। इस विषय पर अगर थोड़ा सा देवदूत द्वारा बिजनेस निवेशक द्वारा अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो अगर वो सह उत्पाद बनाने लेंगे, जैसे बहुत से प्रदेशों में दूध से दूध का पाउडर बनाया जा रहा है, अब इससे उनकी आमदनी में कोई गिरावट नहीं आएगी और वो जो है उनका व्यवसाय हमेशा चलता रहेगा। तो इस पर भी बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार बाढ़ प्रभावित जितने भी क्षेत्र हैं, बाढ़ जब खत्म होने के बाद वहाँ पर कुछ क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या आती है। अब जल जमाव समस्या से क्या नुकसान है? जल जमाव होने के कारण उस क्षेत्रों में जो है खेती की रबी की बुआई नहीं हो पाती। अभी इसी साल जो बाढ़ आई थी उसमें बहुत से ऐसे क्षेत्र खाली रह गए जो जल जमाव के कारण उन खेतों में रबी की बुआई नहीं हो पाई और उनकी आर्थिक स्थिति को काफ़ी नुकसान हुआ। तो इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। इस पर भी गहन चिंतन की आवश्यकता है और हम चाहेंगे, सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि इस पर भी अपना बहुमूल्य सुझाव दें और यदि संभव हो तो इसमें भी कुछ निवेश करने का अपने तरफ से प्रयास करें। क्या उसमें सिंचाई के लिए उपयोग हो सकता है, मत्स्य पालन का काम हो सकता है, इस पर भी विचार होना चाहिए। चौथी बात, जो गांव नदियों किनारे हैं और वहाँ पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है, क्या वहाँ एग्रो मेडिसिनल फॉरेस्ट्री को विकसित किया जा सकता है? अगर इस तरह के काम अगर विकसित कर दिए जाए, जिसकी पूरी संभावना है, और इस प्रकार के विकसित होने से वहाँ पर जो लोग क्षेत्र के निवासी हैं जिनका वो खेत है, हर साल प्रत्येक वर्ष जो है वो पानी से डूब जाता है, वहाँ पर उनका जो है नुकसान, कृषि में कम नुकसान होगा और उनको इन मेडिसिनल प्लांट्स के बिक्री से उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और उसको जो है आर्थिक स्थिति माने बेहतर बनाने में आपका बहुमूल्य सहयोग होगा। इस प्रकार के कामों में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपना जो भी बहुमूल्य सुझाव दे सकते हैं या जो भी सहयोग दे सकते हैं वो आप दीजिए। इसके उपरांत अब डेयरी उद्योग पर हम आते हैं। इस क्षेत्र में डेयरी उद्योग की भी अपार संभावनाएं हैं। जो लोग डेयरी उद्योग खोलना चाहते हैं वो यहाँ पर अपना आकर के डेयरी उद्योग चला सकते हैं और आजकल आधुनिक डेयरी फार्म भी खोले जा रहे हैं और लोग बड़े बड़े उद्योग खोल करके दुग्ध उत्पादन कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो भी डेयरी खोले हुए हैं, डेयरी मालिक हैं, अब उनकी एक मेजर समस्या ये है कि जो भी उनका दूध का उत्पादन होता है उसका सही मूल्य नहीं मिलता था। उत्पादक जो है अपना दूध 20-22 रुपये, मैक्सिमम 25 रुपये किलो बेचता है, लीटर बेचता है और वही जो है बिचौलिए 30-35-40 रुपये पे बेचते हैं। चूँकि यहाँ पर कोई डेयरी फार्म इस टाइप का नहीं है जो डेयरी कलेक्शन वाला हो, जो इस दूध को ले जा करके बड़ी बड़ी डेयरियों में दे और उन उत्पादकों को सही मूल्य मिल सके। इस पर भी विचार करने की जाए किस प्रकार से इनको सुविधा मुहैया कराई जाए
जिससे कि उनके उत्पादन का सही मूल्य मिल सके और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। इसमें भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जो देवदूत इन्वेस्टर हैं वो इसमें अपना बहुमूल्य सुझाव दें और जो भी काम हो सकता है उस पर करने का प्रयास करें। इसी प्रकार ग्राम स्तर पर छोटे छोटे कुटीर उद्योग जैसे अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, अचार बनाना, मास्क, झोला आदि, इन सब व्यवसायों में देवदूत निवेशक अपने अनुभवों के आधार पर स्थानीय हुनरमंदों के हुनर को और धार देते हुए आर्थिक रूप से सशक्त बना सकते हैं। इसी में जिस प्रकार की मटका और सुराही है, अभी कोरोना से जो हो रहा है कि फ्रिज और इसका ना चला जाए, तो मटका और सुराही, चुक्कड़ आदि जो ये बने हुए बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, इनका कैसे विकास अच्छे तरह से हो और किस प्रकार से इनकी अच्छी मार्केटिंग हो, ताकि जो हमारे छोटे छोटे कुम्हार बंधु हैं गांव में काम करते हैं उनके आर्थिक रूप से विकास हो सके। और इसमें एक छोटा सा ये भी हो सकता है कि क्या जैसे मटका है, मटके में एक हम नल लगा दें तो उससे एक जल का नुकसान भी कम होगा और स्वच्छता भी बनी रहेगी। तो इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा टेक्नोलॉजिकल उसमें परिवर्तन करके उसका जो है मार्केट वैल्यू एडिशन किया जा सकता है और ये सामान जो है जो 5 रुपये का मिल रहा है वो 10 रुपये का बिकने लगेगा। तो इस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अब मैं अगला बिंदु आता हूँ जो इस क्षेत्र में मोस्टली जो है लोगों को, जो भी हमारे 4-5 जिले हैं उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का है। इस क्षेत्र में ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत सारी संभावनाएं हैं और हमको जहाँ तक जानकारी है कुछ लोग इसका लाभ भी उठा रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोग अभी इससे वंचित हैं। इसका कारण है, एक तो ये कारण है कि बहुत लोग इसके बारे में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानता नहीं है। हालांकि स्वदेशी जागरण मंच ने बहुत सार्थक प्रयास करते हुए सभी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आप जाएं, साथ ही गोवंश आधारित भी कृषि पर भी आप जोर दें। ऑर्गेनिक खेती के लिए यहाँ के लोगों के भ्रम यह रहता है कि जो भी हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पैदा करेंगे उसके लिए कोई यहाँ पर मार्केट नहीं। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोई अगर बिना खाद माटी के और कीटनाशक के अगर कोई पैदावार उत्पन्न करता है तो उसका यहाँ कोई सही मूल्य नहीं मिलेगा। वो भी उसी तरह चला जाएगा जिस तरह से लोग जो सामान्य चीज़ें हैं जो खाद माटी वाला है उसमें उसी के भाव में चली जाएगी। लेकिन आज जो समय है विश्व स्तर पर इसकी बहुत ही अच्छी डिमांड है। केवल इसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है, एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है जो इन चीज़ों को यहाँ से विदेश में भेजे। विदेश में भेजने के लिए उसकी जिस सेल्फ लाइफ को थोड़ा बढ़ाया जाए, उसके लिए आजकल आधुनिक पैकेजिंग है। क्या इस क्षेत्र में देवदूत निवेशक जो है विचार करेंगे जो अपना इन्वेस्ट करके, ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है और इस क्षेत्र में होने से यहाँ के जो लोग कृषि उत्पादक करते हैं, किसान भाई हैं, उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत ही इजाफा होगा और उनको समृद्धि की ओर ले जाएगा। लेकिन इसमें जो है एक्सपर्टाइज की बहुत ही आवश्यकता है, जिसको हम आग्रह करेंगे कि जितने भी देवदूत निवेशक हैं वो इसमें अपने तरफ से सार्थक प्रयास करें और जो भी सुझाव या जो भी बहुमूल्य योगदान इन किसानों के प्रति दे सकते हैं वो देने का काम करें। साथ ही ये भी देखने की बात है कि क्या आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट फार्मिंग यहाँ पर ग्राम स्तर पर की जा सकती है क्या। अब जो स्थान जैसे हरिद्वार के पास में है उनके यहाँ मेडिसिनल प्लांट फार्मिंग हो रही है और उनके यहाँ रामदेव जी के यहाँ सब लोग सप्लाई करते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब चूंकि ये ज़िले बिल्कुल पूर्वी छोर पर हैं तो यहाँ पर इन सब सुविधाओं से सभी लोग वंचित हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी आदमी जो इस विशेष विषय में प्रांगण हो वो आकर के अपना इन्वेस्टमेंट करे और यहाँ पर इन किसानों के अपने लाभ के साथ साथ इन किसानों का भी उत्थान करने में सहायक करेगा, जो कि समाज के लिए बहुत ही उपयोगी कार्य होगा। तो इस पर भी विचार करने की बहुत आवश्यकता है। इस क्षेत्र में इस विषय पर अपार संभावनाएं हैं, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भी कृपया इस पर विचार करें। इसी प्रकार कौशल विकास की आवश्यकता। इस क्षेत्र में अधिकांश जो शिक्षा का माध्यम है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग दक्ष हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तो अपना भाई अपने लिए रास्ता बना लेते हैं, बाहर जाकर के पढ़ते हैं, उनके लिए ये बातें नहीं हैं। लेकिन जो अधिकांश यहाँ के विद्यार्थी हैं वो महाविद्यालयों से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कर लेते हैं और उनकी सोच जो है अधिकतम पुलिस या मिलिट्री सर्विस तक ही रहती है। उसका कारण है कि उनमें कौशल विकास हुआ ही नहीं है। बिल्कुल उनमें किसी भी नए काम को करने के लिए कोई न उनमें गुण है न हुनर है। और आज का समाज बहुमुखी हो गया है, ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट आ गया है। अगर आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी नहीं रहेंगे तो इस बाजारी स्थिति में आप सस्टेन करना बड़ा मुश्किल काम है।
तो इसलिए कौशल विकास भी लोगों को बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं, जिस पर सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कौशल विकास न होने के कारण यहाँ के श्रमिकों का एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ही कम है, जिससे उन्हें अकुशल श्रेणी में रखा जाता है। और यदि इस क्षेत्र में जो भी देवदूत निवेशक अपना है, उसका सहयोग स्वदेशी जागरण मंच द्वारा किया जाएगा। इस विषय में हम ये भी कहना चाहेंगे कि आजकल देखिए टेक्नोलॉजी के विकास से बहुत सी चीज़ें दूर रहते हुए भी संभव होती हैं। कौशल विकास के क्षेत्र में आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी यहाँ के लोगों का कौशल विकास कर सकते हैं। इस क्षेत्र में देवदूत निवेशक जो भी चाहें वो अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करके और यहाँ का जो लोगों का कौशल विकास का क्वालिटी है उसमें इजाफा कर सकते हैं। इस तरह से उस प्रयास करेंगे तो यहाँ समाज के लिए बहुत ही अच्छा भला होगा। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पर जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर बागवानी और पुष्प उत्पादन एवं फूलों से बनने वाले सह उत्पादों का केंद्र भी बनाने के लिए काफ़ी पोटेंशियल है। साथ ही उनके सस्ते परिवहन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इस क्षेत्र में जो भी आदमी अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसको बहुत ही ये लाभ का क्षेत्र मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय में फूल और बागवानी ये बहुत ही विस्तृत क्षेत्र होने वाला है और समय समय पर लोग इस क्षेत्र में अपना इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उनको रिटर्न अच्छा मिल रहा है। किसान उत्पादक हैं, उनको भी सही मूल्य मिल पा रहा है। इसके लिए यहाँ पर बहुत ही अपार संभावना है और इनको जो किस प्रकार से बढ़ाया जाए, इस क्षेत्र में जो प्रांगण लोग हैं वो अपना अमूल्य सहयोग दें और प्रयास ये करें कि यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट करके किस प्रकार से लोगों के जो उत्पाद हैं उनको हम सही मूल्य पर मार्केट में उपलब्ध कराएं और बाई प्रोडक्ट बनाते हुए, जिससे फूल है। अभी कुछ समय पहले ही एक MBA छात्र द्वारा गया में जो वहाँ पर फूल चढ़ाया जाता था उसको उसने क्रश करके अगरबत्ती और जो मोमबत्ती, अगरबत्ती और अन्य पदार्थ जो है छोटा मोटा चीज़ बना रहा था। तत्पश्चात उसने टेक्नोलॉजी का विकास करते हुए और फ्रेश फूल से लेकर के वो उससे जो है कलर निकालता है और उस कलर को जो है सप्लाई खादी ग्रामोद्योग में, खादी में वो सप्लाई कर रहा है, जिससे कपड़ों की रंगाई होती है। तो इस प्रकार का एक्सपर्टाइज हमारे क्षेत्र में भी बहुत लोग हैं, लेकिन उनको आने की आवश्यकता है। उनसे हमारा विनम्र आग्रह है, करबद्ध आग्रह है कि वो इस क्षेत्र में अपना दिमाग लगाएं और ये प्रयास करें कि यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ के लोगों को समृद्ध किया जा सकता है। और इसमें अपार संभावनाएं हैं, इसमें कोई सीमा नहीं है कितना किया जा सकता है, बशर्ते कि उनको मार्गदर्शन जो यहाँ कृषि उत्पादक हैं, चूँकि उनको इस अच्छा मूल्य मिलता ही नहीं है, पैदा होता है तो कोई बिक्री नहीं होती है, लोकल स्तर पर इतनी संभावनाएं नहीं है कि वो बिक जाएगा, तो इसलिए उसको बाहर ले जाने के लिए इस क्षेत्र में एक्सपोर्ट का भी काफ़ी पोटेंशियल है। जैसे एक्सपोर्ट को करने लगे आदमी तो यहाँ पर बहुत भी एक्सपोर्ट चला जाएगा, तो उससे जो है यहाँ की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार होगा। इसी प्रकार अभी कोरोना से प्रभावित होकर के बहुत से क्षेत्रों से जो हुनरमंद एवं कर्मठ श्रमिक जो हैं यहाँ पर आ गए हैं, उनके बूते पर इन जनपदों में खाद्य प्रसंस्करण, गो आधारित उत्पाद का विकास किए जाने पर विचार करने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं और साथ ही जो प्रवासी श्रमिक जो वहाँ से आए हैं, जो हुनरमंद हैं, उनको भी स्थानीय स्तर पर काम मिल जाएगा और उनको अनावश्यक रूप से दूसरे प्रदेशों में जा करके काम करने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही यहाँ पर इसके साथ ही उनको स्वरोजगार के भी अवसर मिलेंगे। तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम इस प्रकार के इस क्षेत्र को किस प्रकार से आगे बढ़ाएं। इसी क्रम में गाँव में, प्रत्येक गाँव में बांस की कोठ गाँव के दक्षिण दिशा में होती है। ऐसे लोगों हेतु परस्पर सहयोग एवं परस्पर सहयोगी कार्यों का खोजने में सहयोग करना बांस से बने वस्तुओं के उत्पादन के क्षेत्र में अपार संभावना है। इसमें महिला स्वरोजगार द्वारा गाँव में डलिया, सूप, डोलची, चटाई, बेना बनाना, बांस के द्वारा आधुनिक सोफा, डैश, बैग, शादी में प्रयोग होने वाले डाल जो कि प्रत्येक शादी में इस्तेमाल होता है, इन क्षेत्रों में तकनीकी का प्रयोग करके किस प्रकार से और आधुनिक बनाया जाए और उनको थोड़ा इस प्रकार बनाया जाए कि उनका सेलेबल गुड्स टाइप हो जाए।
माने ये ना रहे कि केवल शादी में ही बिक रहा है, वो हमेशा उसके लिए मार्केट बना रहे। जो बांस का बैग बनता है, इसकी विदेशों में बहुत डिमांड है। अब इसको ये है कि किस प्रकार से तकनीकी रूप से इस तरह से बनाया जाए कि ताकि वो इस क्वालिटी का बने कि वो जो बाहर के देशों में भी अपने को कंप्लीट कर पाए और वहाँ पर अपने को मार्केट में जगह बना पाए। इस प्रकार के निवेश में जो भी देवदूत निवेशक यहाँ पर आएंगे, उनमें उनको निवेश करने पर स्वदेशी जागरण मंच उनका आह्वान करता है और उनको जो भी सहयोग स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा होगा वो किया जाए। क्या देहात में बने बांस से बैग, हाथ से निर्मित स्वेटरों आदि को एक्सपोर्ट के क्षेत्र से जोड़ा जा सकता है? इसमें भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। विदेशों में इस प्रकार के जो हस्त निर्मित वस्तुएं हैं, उनकी काफ़ी डिमांड है। अब समस्या ये है कि यहाँ पर चूंकि एक्सपोर्ट का कोई क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पर एक्सपोर्ट की कोई संभावनाएं नहीं है, यहाँ के लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। तो जो लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़ गए हैं, वो स्वावलंबी हैं और इस एक्सपर्ट हैं, अपना सफल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनसे हम आग्रह करना चाहेंगे कि वो सभी लोग इस क्षेत्र में भी अपना ध्यान दें और यहाँ के लोगों को थोड़ा सा ऊपर उठाने में अपना सार्थक प्रयास सहयोग करें। यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा सामाजिक कार्य होगा, इससे बड़ा सामाजिक कार्य कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार ग्राम स्तर पर 3 प्रकार के किसान होते हैं। एक तो वो होते हैं जो भूमि वाले होते हैं लेकिन भूमि का सही उपयोग नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास थोड़ी सी ज़मीन है और उस पर अधिक लोग आश्रित हैं। कुछ लोग भूमिहीन ग्रामीण किसान हैं जिनके पास भूमि नहीं है, दूसरे की ज़मीन लेकर के वो खेती बाड़ी करते हैं। तो इनमें क्या इस प्रकार का कुछ सामंजस्य बैठा करके या कोऑपरेटिव फार्मिंग के रूप में कुछ इस प्रकार का इसमें कार्य किया जा सकता है क्या? इस पर सोचने की आवश्यकता है। और इसमें कोई आजकल अधिकांश जोतें जो हैं छोटी होती जा रही हैं, पारिवारिक जो है विघटन होता जा रहा है। तो इस प्रकार में किस प्रकार की खेती यहाँ के लिए उपयोगी होगी, इस पर भी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। अगर इस क्षेत्र में भी हम ज़्यादा थोड़ा बहुत भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब हम आते हैं गांव के स्तर पर। देखिए, गांव ऐसी इकाई है जो स्वयं में ही एक राज्य है। वहाँ पर हर गांव का अपना अपना सिस्टम है और उस सिस्टम के माध्यम से ही वहाँ की गांव की व्यवस्थाएं चलती हैं। तो प्रत्येक गांव में क्या विकास समिति गठित हो, उसको गांव को अपनी आवश्यकताओं के बारे में योजना बना करके उसमें क्या सहयोग हो सकता है, इसके बारे में समुचित सुझाव आप देने हेतु आपसे अनुरोध किया जाता है। क्योंकि इस संबंध में अगर गांव के लोग ही अपनी गांव की योजनाओं के बारे में सोचें तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। गांव में कहाँ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो गांव में अनावश्यक रूप से समस्याएं क्रिएट करती हैं। जिस प्रकार एक छोटी पुलिया है उसको बना दिया जाए, लेकिन उसके बारे में गांव पर ही जिला में बैठा हुआ अधिकारी उसके बारे में नहीं जानता है। वो गांव का ही आदमी उसके बारे में ज़्यादा जानता है कि कौन सी चीज़ें हमको हमारे लिए सदुपयोगी है और हम उसको बनाने से कितना हमारा हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है। तो ग्रामीण स्तर पर अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वो योजना बनाए और उनमें और क्या क्या विषयों को उसमें सम्मिलित किया जाए, इस प्रकार के भी सुझाव, बहुमूल्य सुझाव हमको ये क्या नाम है, देवदूत निवेशक गण है, इसमें दें, जिससे कि हम अपने गांव के भी विकास करने में अमूल्य सहयोग प्रदान कर सकें। इसी प्रकार एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, वर्तमान समय में जो भी देवदूत निवेशक गण हैं, जो सफल व्यक्ति हैं, वो अधिकांशतः जो है महानगरों में रहते हैं, निवास करते हैं। वो लोग भी गांव में स्थित अपने गांव में जो उनके पास खेती है, पैतृक जमीन है, उसमें भी शहर के अनुसार जो भी घर चाहे तो बना सकते हैं और सब सुविधा संपन्न घर भी बना सकते हैं। आजकल काफ़ी विकास हो गया है, जगह जगह पर सड़कें हो गई हैं, विद्युत की भी समस्याएं काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई है और क्या नाम है, सड़क की भी सुविधा बढ़ रही है, डे बाई डे विकास हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें सब शहर में, बहुत सी चीज़ें जो कोरोना अभी हुआ है, कोरोना एक ऐसा उदाहरण है कि जो देहात में बहुत ही ईजी है। मैं भी सर्विस छोड़ करके देहात में हूँ, लखनऊ हम रह सकते थे, लेकिन लखनऊ हम नहीं रह करके गांव में रहते हैं। गांव रहने से देखिए, कम से कम जो ये लॉकडाउन हुआ है, यहाँ पर वो मानसिक तनाव नहीं है जो कि शहरों में है। तो इस पर भी आप विचार करिए। हमने एक छोटा प्रयास करके आवास बना करके सभी सुविधाओं से संपन्न है, प्रयास किया है और हम आपसे भी आग्रह करेंगे इस प्रकार के
योजना बनाएं और यहाँ पर भी एक अपना मकान बना करके सारी सुविधाओं से उसको सुसज्जित करें, ताकि समय समय पर आप यहाँ पर आएँ और गांव में जो भी काम हो रहे हैं उसमें अपना बहुमूल्य सुझाव दें। इस तरह से गांव को जो है आप उठाने में, आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। कुछ गांव ऐसे भी हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र में ये भी एक बहुत आवश्यकता है कि ग्रामीण लोगों के विकास के लिए, उनके मेंटल विकास के लिए किस प्रकार से उनको काउंसलिंग किया जाए। तो कुछ लोग इस तरह के भी हैं जो काउंसलिंग के क्षेत्र में होंगे, आध्यात्म के क्षेत्र में होंगे। उनको इस तरह से विकसित करने के लिए इन जो ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण के जो निवासी गण हैं, उनको विकसित करने के लिए किस प्रकार से काउंसलिंग के द्वारा, आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा या आध्यात्मिक उद्बोधनों द्वारा किस प्रकार से उनके मेंटल स्टेटस को, उनके सोचने की क्षमता को बढ़ाया जाए, इस पर भी विचार करने की बहुत ही आवश्यकता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, गांव में बहुत ही अपार संभावनाएं हैं, केवल उनको विकसित करने की ज़रूरत है। और जब हम विकसित करेंगे तो गांव जब समृद्ध होगा तभी देश समृद्ध होगा। इसलिए हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि हम गाँवों का विकास करें। और एक लास्ट लाइन यही जोड़ूंगा कि जो असली भारत की शक्ति जो है वो गांव में बसती है। जिस प्रकार हनुमान जी को उनकी शक्तियों को याद दिलाने के लिए जामुन की आवश्यकता हुई, वैसे ही हमारे ग्रामीण वासियों की शक्ति का याद दिलाने के लिए देवदूत निवेशकों की आवश्यकता है, जिससे अगर उनके परिश्रम से यहाँ के लोग आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने में अपना बहुमूल्य सहयोग देते हैं, तो इससे बड़ी समाज सेवा कोई नहीं होगी। और इस विचार पर कृपया ध्यान दें। और हम सभी आप लोगों से आग्रह करेंगे कि प्रयास ये करें कि जिस क्षेत्र से आप रहे हैं, जहाँ पर आपका बाल्यकाल बीता है, प्रारंभिक शिक्षा हुई है, उस क्षेत्र में जो भी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को तलाश करके उस पर अध्ययन करें, रिसर्च करें और उसमें क्या आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या सहयोग कर सकते हैं, जिससे कि वहाँ के लोगों का, क्षेत्र का कैसे विकास हो, उनका आर्थिक संपन्नता है और शैक्षणिक रूप से भी वो आगे बढ़ें, ताकि वो लोग भी भारत के संपूर्णता विकास में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। पुनः आप सभी लोगों को नमस्कार।